देखो फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है, यानी जो हमारे देश के लोग है ना, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए हमको फूड चाहिए। अब जिंदा रहने के लिए फूड चाहिए तो एक चीज़ है, फूड हमें मिलेगा कैसे, हमको मिलेगा कैसे, हमको खाने के लिए फूड चाहिए। जब तुम इतिहास पढ़ रहे होगे कि हमारे पास फूड नहीं था तो फूड में हम क्या करते थे, हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे, पढ़े होगे 6-7 में पढ़े होगे कि जब हम स्टोन एज में हुआ करते थे। लेकिन आज के समय में वो भी हमारा फूड है कि अगर वो भी हमें मिल जाए तब भी हम रह जाएंगे, लेकिन वो तो कॉस्टली है ना, सरकार वो तो प्रोवाइड आपको करेगी नहीं। यानी कि आपको अनाज चाहिए खाने के लिए, अनाज आपको मिलेगा कैसे, और अगर अनाज हमें नहीं मिला तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, हम भूखे मर जाएंगे। और जब भूखे हमारे मरेंगे तो हमारे देश का इंडेक्स क्या होगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो अब हमें कोई भी देश फूड सिक्योरिटी कब कहलाएगा कि हाँ ये फूड सिक्योरिटी के जोन में आ गया, जब वहाँ का एक भी आदमी भूखा ना सोए, कोई भी आदमी भूख के माने हंगर से ना मरे। तो यानी कि अगर वो देश चाहता है कि हमारे यहाँ का कोई भी आदमी भूखा ना सोए, हमारे देश का कोई भी आदमी भूखा ना मरे, तो उसको फूड सिक्योरिटी मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर उसने फूड सिक्योरिटी मेंटेन कर लिया है तो वो कहलाएगा फूड सिक्योरिटी के अंदर आएगा वो कंट्री। तो फूड सिक्योरिटी के लिए 3 चीज़ें बेसिक चाहिए जो आपने पढ़ा है, 3A थ्योरी पढ़ा होगा आपने कभी अगर मौका मिला होगा कि देखिए फूड के लिए अगर खाने के लिए पहले चाहिए हो, तो अगर है ही नहीं वो सामान तो हम यूज कैसे करेंगे, समझ रहे हो ना। कि अगर हमको गेहूं चाहिए खाने के लिए, आटा चाहिए, तो गेहूं का होना जरूरी है ना। अगर गेहूं मार्केट में है ही नहीं तो क्या करोगे। इसका मतलब है कि सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो चीज़ हमें खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए चाहिए, वो चीज़ें मार्केट में क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, अवेलेबिलिटी है ना, यानी कि क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। दूसरी चीज़ अवेलेबल हो गया। अब मान लो मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, मतलब उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, और आपने अवेलेबल कराया है कि सारी चीज़ कहाँ मिलेगी, लखनऊ में, तो लखनऊ वाला तो लखनऊ में जाकर ले लेगा आसानी से। लेकिन क्या गोरखपुर वाला, बस्ती वाला रोज लखनऊ जाकर के ले सकता है क्या सामान। इसका मतलब है कि सामान का अवेलेबल होना जरूरी है, ग्रेन्स का अवेलेबल जरूरी है, तो साथ में उसका एक्सेसिबिलिटी भी जरूरी है कि हम अपने गांव के चौराहे पर गए और वहां से हमने ग्रेन्स ले आया, सही है ना। हम वहाँ गए और वहाँ से हमने सामान ले आए, यानी कि पहले तो सामान अवेलेबल हो और सामान क्या हो, एक्सेसिबिलिटी हो उसके, यानी कि हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब एक्सेसिबिलिटी भी हो गई कि हमारे देश में सामान भी हो गया और एक्सेस भी है, लेकिन हम खरीद कैसे सकते हैं, पैसे से। पैसे का मतलब अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या कहते हो, मेरे औकात से बाहर है, यानी कि क्या होना चाहिए, अफोर्डेबिलिटी होना चाहिए, यानी कि हमारे पास उसको खरीदने की औकात भी होनी चाहिए, यानी कि सामान होना चाहिए, उस तक पहुंचने की सुलभता होनी चाहिए और अफोर्डेबल होना चाहिए। यानी कि हम उसको खरीदने की हमारे पास क्षमता भी होनी चाहिए। क्षमता होनी चाहिए मतलब क्या, उसकी प्राइस ऐसे हो कि हर कोई उसको खरीद सके। तो यही 3A थ्योरी, अगर कोई देश ये चीज़ मेंटेन कर लेता है तो उसके पास वो सामान अवेलेबल है, वहाँ के लोग उसको आसानी से, सुलभता से पा सकते हैं और उसको खरीदने के लिए उनके पास पैसा है, तो वो कहलाएगा फूड सिक्योरिटी के अंदर वो देश शामिल हो जाएगा। और उस देश को क्या कहेंगे, फूड सिक्योरिटी वाला देश बोलेंगे कि उस देश में फूड सिक्योरिटी है, यानी वहाँ पे खाने पीने की सामान सिक्योर है, वहाँ के लोग भूखे नहीं मरेंगे, वहाँ के लोग भूखे नहीं सोएंगे। अभी हमारे देश में ऐसी दिक्कतें अभी है भैया, बहुत लोग अभी भूखे सोते हैं, क्या बात कर रहे हैं, बहुत लोग भूख से मर जाते हैं। हाँ? देखो सरकार ने तो व्यवस्था कराई है, लेकिन क्या मिल पा रहा है, ये भी तो दिक्कत है ना। क्या सबको मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। अभी भी हमारे देश में ये प्रॉब्लम है, हम फूड सिक्योरिटी वाले देश हैं, लेकिन अभी 100% नहीं हुआ है। अभी भी हमारे यहाँ एक समय का खाना मिल रहा है तो एक समय का खाना लोग नहीं खा रहे हैं, एक दिन खा रहे हैं तो 2 दिन बिना खाए सो जा रहे हैं, ठीक है ना। हमारी सरकार ने योजनाएं चलाई है, उसमें नो डाउट है ना, पीडीएस सुविधा भी हमारे पास है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस हमारे पास है, बट अभी भी प्रॉब्लम है हमारे देश में। ऐसा नहीं है कि हम 100% फूड सिक्योरिटी वाले देश हो गए कि हमारे देश में कोई भूखा नहीं सोता है। हाँ 50% यानी 50% मर जाए,
क्या चाहते हो? हाँ? यानी अभी हम नहीं हैं 100% फूड सिक्योरिटी वाला देश, अभी हम नहीं बने हैं। 100% फूड सिक्योरिटी वाले देश कौन है? जो विकसित देश है, ठीक है ना। अभी हम उस पर काम कर रहे हैं, इसीलिए हमने क्या लाया? अंत्योदय अन्न योजना लाया, है ना, प्रायोरिटी हाउस होल्ड लाया, वो आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें हैं, तो अगर हमें सरकार को फूड सिक्योरिटी क्रिएट करनी है तो सरकार को करना क्या होगा? यानी कि पहले तो बढ़ावा देना होगा किस पे? कृषि पे। कृषि पे बढ़ावा देंगे तो क्या होगा? अवेलेबल होगा। हम छोटे छोटे केंद्र बनाएंगे जहाँ पे क्या हो जाएगा? छोटे छोटे शॉप बनाएंगे जहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा? एक्सेस मिल जाएगा, जहाँ पर हम जाकर के सामान खरीद सकते हैं। तीसरा चीज उसको अफोर्डेबल बनाने के लिए, यानी कि किसी के, है ना, कोई भी उसको खरीद सकता है, उसके लिए सरकार को करना क्या पड़ेगा? तो सरकार ने बनाया है FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ, है ना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और इसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि भारत को फूड सिक्योरिटी वाला देश बनाना है। अब ये देखो, जो FCI है, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है? क्यों? संसद में लाया था, ये संसद में लाया गया है, संविधान में शुरू नहीं है। जब भी स्टैट्यूटरी बॉडी की बात आए, यानी कोई भी एक्ट पास करके इसका जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हुआ है, तो जो FCI है, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो लाया गया था कैसे? तो FCI एक्ट 1964, यानी इसको एक्ट पास करके लाया गया था, जिसकी वजह से इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ना कह के क्या कहेंगे? स्टैट्यूटरी बॉडी बोलेंगे, है ना। और इसका काम क्या है? देश को फूड सिक्योरिटी प्रदान करना है। इसका काम ही क्या है? फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। अब कैसे करेगा ये भी समझते हैं। जल्दी जल्दी लिखो, लिखते रहो, मत करो। थोड़ा थोड़ा MSP, एक ने भी तो MSP खत्म कर दिया। तो ये NCERT है ना बेटा, NCERT में थोड़े में ही खत्म करेगा ना, हमको डीप पढ़ाना है ना, उसमें डीप थोड़े होगा। चलो उसको फेरना मत, रखे रहना, ठीक है। ये हो गया। अब FCI काम कैसे करता है? एक तरफ है हमारा कौन? फार्मर। अब फार्मर से क्या करेगा सरकार? सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बना रखा है? FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये किसकी बॉडी है? सेंट्रल बॉडी है हमारी, ये सेंट्रल की बॉडी है। अब फार्मर से FCI क्या करेगा? ग्रेन्स को खरीदेगा। किस रेट पे? जो आपने अभी MSP पढ़ा था, MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे फार्मर से FCI क्या करेगा? उस सामान को ले लेगा। अब सरकार FCI क्या करेगा? इसको प्रोवाइड कराएगा किसको? स्टेट को, क्योंकि भाई हर राज्य में भेजना है ना, और ये लायबिलिटी किसकी है? सेंट्रल की है। तो FCI क्या करेगा? स्टेट गवर्नमेंट को वो चीजें प्रोवाइड करेगा, लेकिन क्या MSP पर प्रोवाइड करेगा? नहीं, हमने कहा था रीजनल प्राइस देना है, जो अपने रीजनल प्राइस अभी हमको पढ़ना है ना, ये रीजनल प्राइस पे हमको। अब रीजनल प्राइस भी ना बोलो, इसको बोलो कि सेंट्रल के द्वारा जो इशू किया गया है ना, सेंट्रल जो इशू करेगा प्राइस, उसको लिखो। रीजनल प्राइस करने का मतलब ये होगा कि महाराष्ट्र में हाई हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में सस्ता हो जाएगा, बिहार में और सस्ता हो जाएगा। रीजनल मतलब क्षेत्रीय, है ना, जिस जगह का क्षेत्र जितना कमजोर होगा, जितना वीक होगा, जितना गरीब होगा, उतना रेट हम गिरा देंगे। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती है, सरकार एक फिक्स प्राइस रखती है उसके लिए। तो सेंट्रल के द्वारा एक प्राइस इशू किया जाएगा, उसी प्राइस पे स्टेट को दिया जाएगा। और स्टेट की लायबिलिटी क्या है? तो स्टेट की लायबिलिटी है कि वो पहले ये डिसाइड करे कि कौन बेनिफिशियरी है, जिसको ये सुविधा मिलनी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि आया तो सबको बांट दो, उसको ये डिसाइड करना स्टेट की लायबिलिटी होगी कि वो पहले आइडेंटिफाई करे, है ना, किसका? बेनिफिशियरीज का डिसाइड करे, आइडेंटिफाई करे। अब आइडेंटिफाई करने के बाद स्टेट की लायबिलिटी बनेगी कि वो क्या कराएगा? इसका डिस्ट्रीब्यूशन कराएगा। और यही जो पूरा प्रोसेस है बेटा, इसी को, पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। FCI हम समझ चुके हैं पहले,
वो एक स्टेचुरी बॉडी है, एक्ट आया था 1964 में, जिसका काम है फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। फूड सिक्योरिटी का मतलब कि कोई भी हमारे यहाँ भूखा सोए नहीं, भूखा मरे नहीं, है ना। तो उसने ये पूरी सिस्टम ही बना रखा है। और जो लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो कैसे होगा? FPS, यानी कि फेयर स्वैप है, फेयर प्राइस स्वैप। यहीं से लोग क्या करेंगे? जाएंगे और खरीद लेंगे सामान सस्ते में। लगभग सभी गांव में है अवेलेबल। शहर में भी जाओगे तो हर जगह हर मोहल्ले का अलग एक फेयर शॉप है, जहाँ जाते हो, लाइन लगाते हो, फ्री में। हाँ, अब एक देश एक राशन हो गया। हाँ, इसीलिए मैंने उस चीज़ को, स्टेटमेंट को बदल दिया ना, रीजनल हटा दिया मैंने। इसीलिए रीजनल में क्या हो जाता है कि अलग अलग जगह का एक हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। और जब तुम एक देश एक राशन की बात करते हो तो वही रेट हमारे यहाँ भी रहेगा, वही रेट दूसरे स्टेट में भी होगा। इसलिए मैंने उस चीज़ को रीजनल हटा करके सेंट्रल इशू प्राइस कर दिया कि सेंट्रल जो भी प्राइस इशू करेगी, अब वो क्या प्राइस इशू करेगी वो आगे वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। उसके लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पास होगा, है ना, जो 2013 में इम्प्लीमेंट में आएगा, जिसने बोल दिया एक देश एक राशन। धीरे धीरे एक लाइन से चढ़ते चले, छोड़ के कोई टॉपिक नहीं। क्लियर हो गया यहाँ पे टॉपिक बेटा? ये काम चल रहा है। हाँ हाँ, गवर्नमेंट हमेशा प्रधानमंत्री तो काम करेगी। किसका? देखो समझो, पहले मेरी बात समझो। किसान है, किसान से जब भी सरकार खरीदेगी MSP पे खरीदेगी। अब MSP उस साल का क्या है वो तो मैंने बता दिया कैसे डिटरमाइन होता है। हर साल MSP बढ़ता है ना, उस रेट पे क्या करेगा सरकार? अच्छा, सरकार बार बार तुम्हारा देखो, कोई भी FCI बनाया इसलिए गया ना कि अब सरकार एक कोई भी काम करने के लिए क्या करती है, जैसे तुमको पढ़ाना है तब क्या करेगा? मुख्यमंत्री साहब आके पढ़ाएंगे नहीं ना, उन्होंने बना दिया अभ्युदय योजना। अभ्युदय योजना में हम सारे लोग काम कर रहे हैं और हम आपको पढ़ा रहे हैं। वैसे FCI बना लेगी, आपकी लाइबिलिटी है कि आप किसान से माल खरीदिएगा और आप स्टेट को प्रोवाइड करिएगा और स्टेट को कहिएगा कि उन सभी जो दबके, छोटे दबके लोग हैं जिनको इसकी नीड है वहाँ तक पहुँचाना है। तो FCI जो स्टेट को दिया, अब स्टेट को FCI ने करता है MSP पे। अब FCI जब स्टेट को देगा MSP पे तो स्टेट कैसे फ्री में बांट पाएगा? नहीं कर पाएगा ना, तो ध्यान रखना। तो FCI जब उसको देगा, यानी FCI समझो सेंट्रल गवर्नमेंट, समझो सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को देगी एक सेंट्रल इशूड प्राइस में 3 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये में देगी। बीट 2 रुपया है, राइस आपका 3 रुपया है, ठीक है ना, उस रेट पे स्टेट को देगी, तब तो स्टेट आगे दे पाएगी। हाँ, स्टेट भी चाहेगा तो अपने तरफ से कुछ चीजें दे सकता है, जैसे इसमें घी मिल रहा है आपको, चना मिल रहा है ना, और दलिया मिल रहा है। तो स्टेट भी अपने मर्जी से सरकार से 3 चीज देती है ना। हाँ, गेहूँ, चावल और एक और चीज है, देख लूंगा, 1 रुपये का मिलता है, वो 1 रुपये किलो। तो वो 3 चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अगर वो 3 चीजों के अलावा अगर कुछ मिल रहा है तो समझ लेना स्टेट गवर्नमेंट आपको देगा, और जब आपके उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा मिल रहा है। ये क्लियर हो गया? अगला टॉपिक है आपका बेटा NFSA। अब ये क्या है ना, समझो, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये पास किया गया कब? 2013। अब ये जो आपका NFSA है ये पास किया गया कब? 2013। और इसने क्या कर दिया, जो आपने बोला बेटा, 1 नेशन 1 राशन, यानी एक देश एक राशन की बात उन्होंने किया। अब इनका जो थीम है वो क्या करना है, जो पॉवर्टी है, जो गरीब है, उनको रिलीफ प्रोवाइड करना है। उनको क्या करना है? रिलीफ प्रोवाइड करना है। जो आपके वुमेन और चाइल्ड है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। जो चाइल्ड है उनको क्या करना है? न्यूट्रिशन आपको प्रोवाइड करना है। न्यूट्रिशनल सर्विस क्या करना है? प्रोवाइड करना है हमको। क्योंकि अक्सर हमारे देश में देखा जाता है कि औरतें और बच्चे भूख से क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं, और या तो सही न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से बीमारी का शिकार हो जाते हैं।
तो एनएफएसए बनाया इसीलिए गया कि एफसीआई का काम तो है पीडीसी यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस के थ्रू क्या करना है, पूरा आपको प्रोवाइड करना है, लेकिन साथ में इस बात की भी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी कि क्या है आपका, कि ये आपको क्या दिया जाएगा, आपको एक न्यूट्रिशन वाला भी सामान, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको सामान दे दिया गया, आपको जो सामान मिला है उसमें न्यूट्रिशन होना चाहिए, तभी तो हमारा चाइल्ड क्या होगा, बढ़ेगा, तभी तो आगे जाकर के देश में विकास करेगा। यानी जो पॉवर्टी है, जो हमारे है ना पॉवर्टी, जो गरीब हैं उनको क्या करना है, रिलीफ प्रोवाइड करना। और क्या करना है, सरकार ये नहीं करती कि मैं आप पे एहसान कर रहा हूँ, ये आपका सोशल जस्टिस है, ये आपकी क्या है, जस्टिस है। ऐसा नहीं कि मैं आपको ये प्रोवाइड करके आप पे कोई एहसान कर रहा हूँ या मेरी ये लाइबिलिटी है, नहीं, ये आपका हक है। जस्टिस की बात जब भी आती है तो हक आ जाता है कि ये आपका क्या है, ये आपका राइट है कि आपको अच्छा खाना मिले, आपका जो स्वास्थ्य हो वो अच्छा हो, ये आपका राइट्स है और ये हमारी लाइबिलिटी बनती है। इसलिए हमने क्या किया है, एनएफएसए लेकर के आया और इसके थ्रू हमने क्या कर रखा है, हमने जो प्राइसिंग रखी है वो क्या रखी है, राइस का कितना रखा है बेटा, 3 रुपया, वीट का कितना रखा है, 2 रुपया, और 1 रुपया रखे हैं हम मोटे अनाज, इसका मोटे अनाज, मोटे अनाज, हाँ, मोटे अनाज के लिए। हाँ, कर्ज, कर्ज, इसको मोटे अनाज बोलते हैं, मोटे अनाज, दाल, इसका प्राइस 1 रुपया। ये आपको प्रोवाइड क्या करेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। इसके अलावा ठीक है ना, इसके अलावा बाकी जो भी सामान आपको मिल रहा है वो किसके द्वारा मिलेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मिलेगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट अपना चाहे तो अपने इच्छा से बांट सकता है, और बांटता भी, हर स्टेट अपने हिसाब से कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा देता है। कोई सरकार दलिया दे रहा है, कोई घी दे रहा है, कोई चना दे रहा है, मिल रहा है ना, नहीं मिल रहा है, राशन कार्ड नहीं बना है, बड़े अच्छे लोग ले रहे हैं सर, मिलना चाहिए, लेता है, हम खुद लेते हैं, उससे तो छोड़ेंगे भाई, सरकार को टैक्स पे कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से पे कर रहे हैं ना, तो हमारी लाइबिलिटी बनती है कि सरकार अगर कुछ दे रही है और हम उस मानक में आते हैं तो हम लेंगे, बोले ऐसा नहीं, हम लोग बहुत अमीर थोड़े हो गए। आगे अब देखो एनएफएसए के थ्रू क्या किया गया, ध्यान दो, यहाँ पे एक लाया गया आपका AAAUY, अंत्योदय अन्न योजना। ये कहाँ लाया गया बेटा, ये लाया गया पुअर से पुअर लोग है ना, पुअरेस्ट टू पुअर है ना, पुअर ऑफ पुअर, यानी गरीबों में भी जो गरीब है उनके लिए लाया गया। और क्या लाया गया आपके लिए, दूसरा जो सुविधा लाया गया वो लाया गया प्रायोरिटी हाउस होल्ड। हाँ, प्रायोरिटी हाउस होल्ड है ना। अब दोनों देखो, दोनों के लिए क्या स्कीम निकाला गया, दोनों का अलग अलग स्कीम है। स्पेशली ये गांव में होता है और ये क्या होता है आपका शहरों में। तो अगर शहरों में क्या जरूरत है सर, जरूरत तो है, शहर में भी बहुत लोग गरीब हैं। अब देखो यहाँ पे अंत्योदय के थ्रू ये कहा गया कि 35 किलो, ये पूछा गया है कितना किलो अंत्योदय के थ्रू पर मंथ पर फैमिली, यानी कि एक फैमिली को एक महीने में कितना मिलेगा, 35 किलो अनाज मिलेगा। किसके थ्रू, अंत्योदय अन्न योजना के थ्रू। और जो आया आपका प्रायोरिटी हाउस होल्ड है ना, यानी कि इसके थ्रू क्या है, ये शहरों में लागू है। अब इसमें क्या है कि पर पर्सन है ना, पर पर्सन 5 केजी पर मंथ पर पर्सन। कहीं कहीं थोड़ा सा आपको किताबों में मिलेगा बदलाव है, इसको एक मॉडिफाई कर दिया गया कि ये माना जाता है कि शहरों में 5 लोग का परिवार होगा, ठीक है ना। तो कहीं कहीं आपको मिल जाएगा 25 केजी पर मंथ पर फैमिली। हाँ, ये 35 है, वो 25 है। एक साल में माना जाता है 5 लोग। वोट भी अब हम लोग जो करते हैं, एक परिवार हो गया,
तो 5 वोट हमारा औसतन क्लियर हो गया। ऐसे ही हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं। ये नोट कर लो बेटा। सर ये हाउस होल्ड के पहले क्या होता है? हाँ, हाउस होल्ड के प्रायोरिटी, प्राथमिकता, हमारी प्राथमिकता है कि हम 25 किलो उस घर में हाउस होल्ड बनाएंगे। अच्छा, ये सब जो हो रहा है, ठीक है ना, ये हो रहा है पॉपुलेशन। जो आपका सेंसस हुआ था कब, लास्ट सेंसस कब हुआ है? 2011। उसके आधार पे ही हुआ है। उसके आधार पे एनएफएसए ने बताया कि हमने कवरेज किया है ना, कवरेज किया है कितना, टोटल पॉपुलेशन का 67% टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। टोटल पॉपुलेशन जो इंडिया का उसका 67% जो लोग हैं, वहां तक हम कहां तक पहुंच चुके हैं? एनएफएसए पहुंच चुका है। यानी ये अपना रिपोर्ट पेश किया है 2000 सेंसस के हिसाब से कि जिस हिसाब से हमारे लोग हैं, तो उसमें हमने 67% यानी लगभग 80 करोड़ लोगों, जो मोदी जी बोलते हैं ना, 80 करोड़ लोगों को मैंने घर पे मुफ्त राशन भिजवाया है, वो यही, ठीक ना। ये एनएफएसए के थ्रू हम 67% लोगों तक लगभग पहुंच चुके हैं। अभी भी हमारा स्कीम है कि हम सब लोगों को दें। अरे भैया आप मत दो, आप हमको इतना स्वावलंबी बनाओ कि हम खुद खरीद सके। ये हमारे देश की दुर्भाग्य है कि आप इस बात को कहते हो कि हमने 100 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया है, हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया है। ये देश की विडंबना है कि आप ये कहना चाहते हो कि आपका देश भिखमंगों का देश है, इसे क्यों कहना चाह रहे हो? उसमें भी 67 में रेशियो याद रखना, क्योंकि रेशियो वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 75% कहाँ? तो 75% रूरल है ना, ग्रामीण क्षेत्रों, एंड 50% इस 67 में 50% कौन है भाई? वो है आपके अर्बन। इतना हमने कवरेज किया है और अभी हम इसको बढ़ा रहे हैं। हम 100 करोड़ लोग तक पहुंचेंगे और 100 करोड़ लोगों को क्या करेंगे? फ्री में राशन प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे देश में सब गरीब है, क्योंकि हमारा देश का राजा अमीर। ऐसा है, एक से नहीं, ये पूरे देश की बात कर रहा हूँ 1947 से। ये एक प्रधानमंत्री की लायबिलिटी नहीं बनती है, सबकी लायबिलिटी बनती है। और लोगों ने थोड़ा थोड़ा किया भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत नहीं किया है। अगर आप एग्जाम्पल ऐसे देशों का लेते हो कि अरे सर वो तो क्यूबा विकसित हो गया, देखो बेटा जहाँ पे कम लोग हैं वहाँ को आप सुविधा प्रोवाइड, देखो आज देखते हो कि एक बड़ा घर है गांव में ही देख लो, जिसमें चाचा भतीजा नाना नानी मौसा मौसी एकदम 50 लोग का पूरा कॉलोनी बसा के रखे हो, वहाँ पे वो सुविधाएं आपको नहीं मिल पाती है। और शहर में आप क्या करते हो? हस्बैंड के साथ अपना लेकर के किराया लेकर के रह रहे हो, तो मस्त जो मर्जी सो खा रहे हो, शाम को मन किया बर्गर खाने चले गए। तो जब छोटा जगह होता है, छोटा परिवार होता है, तो हम उस तरीके की सुविधा प्रोवाइड करें। हमारा देश अपने आप में बहुत ब्रॉड है, छोटा नहीं है। उस ब्रॉड में भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, कास्टिज्म है, रिलीजम है ना, बहुत सारे है। आधा तो लोग भाषा के आधार पर बटे हुए हैं, लैंग्विस्टिक के आधार पर बटे हुए हैं, कोई क्षेत्र के आधार पर बटा हुआ है ना। अब तो ज़्यादा छोटो, अब तो ट्राई फ्राई पता नहीं क्या क्या बटे, तो सरकार के लिए बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो हमारे लिए वैसे तो सब गुलाम थे, बट जो देश में संख्या कम है, जगह पर्याप्त है, वो अपना मैनेज कर लेते हैं। हमारे यहाँ इतने कास्ट हैं, इतने रिलीजन है, इस तरह के लोग हैं, कोई अलग भाषा बोलता है, कोई अलग भाषा बोलता है, कुछ का पहनावा अलग है, कुछ का खान पान अलग है। तो ऐसे देशों में किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट में लाने में बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, बट हमारे देश ने किया है। लेकिन हाँ, जिस स्तर से हमको बढ़ना था उस स्तर से हम अभी भी बढ़ नहीं पाए, ठीक ना। आगे बढ़े, यस सर, इतना नोट हो गया। यस सर। आगे का टॉपिक है आपका डुअल प्राइस। ये डुअल प्राइस क्या है? अब सरकार से तुमने क्या किया? पीडीएस के द्वारा क्या किया है? सामान को तुमने खरीदा है, गुड्स को कितने में खरीदा, और इसको तुमने क्या कर दिया है? सेल कर दिया। किस तरह? मार्केट में। और इस मार्केट से जो आपने रेट प्राप्त आया है, आपको प्राइस आया है, वो क्या कहलाएगा? आपका डुअल प्राइस। और कुछ ज़्यादा इसमें टेक्निकल नहीं। यहाँ आपका टॉपिक बेटा फूड सिक्योरिटी एग्रीकल्चर खत्म होता है।
डुअल फॉर्मल इनकम है ना। देखो डुअल फॉर्मल इनकम क्या है, एक फार्मर तो अपने यहाँ काम कर रहा है, ठीक है ना। अब एक सीजन में अपने यहाँ एक फसल उगाया, फसल उगाने के बाद क्या किया, अगले सीजन में उसको कोई काम नहीं है तो वो कहीं जा करके काम कर दिया। तो यानी कि एक इनकम उसने क्या कर लिया, खेती से प्राप्त कर लिया, और एक इनकम उसने जहाँ पे काम किया था डुअल इनकम वहाँ से वो उन्होंने ये किया। जैसे ये डुअल प्राइस हो वैसे वो डुअल इनकम हुआ कि अपने एक सीजन उसने क्या किया, सीजन के टाइम में अपना एक काम किया, और दूसरे सीजन में जब क्या है सूखा पड़ा या कुछ पड़ा या कुछ ऐसा समय है जहाँ पे उसका उपज नहीं हो रहा है तो वो क्या कर दिया, दूसरी जगह काम करके एक इनकम जनरेट कर रहा है, या किसी के साथ में ही कुछ और भी एक्स्ट्रा काम कर रहा है जहाँ से वो इनकम जनरेट कर रहा है, वो फार्मर की डुअल इनकम है। अब बताओ, अगर यहाँ ये टॉपिक आपका यहाँ तक क्लियर। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है बेरोजगारी, ठीक है ना। हमारे पास है बेरोजगारी है, इंडस्ट्रीज जो भी बचा हुआ है हमारा, एग्रीकल्चर तो खत्म हो गया, फिजिकल पॉलिसी खत्म हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी खत्म हो गया है ना, बैंकिंग खत्म हो चुका है। एक बचा हम लोग का कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट एंड शेयर मार्केट अभी हम लोगों ने अभी टच नहीं किया, तो जैसा चाहोगे वैसा हम स्टार्ट कर सकते हैं। अभी तो रिकॉल करने से पहले पूछ ले रहा हूँ, जैसा आप स्टार्ट करना चाहो। अगर अभी किसी सोशल इशू पे चलना चाहो तो सोशल इशू पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। अभी सब्सिडीज बची हुई है आपकी, तो आप चाहोगे तो सब्सिडीज भी कर सकते हो, या आप चाहोगे तो उसमें से सिर्फ एक चैप्टर आपको बचा हुआ है कैपिटल मार्केट, मार्केट वाले है ना। तो अगर कहोगे तो कल कैपिटल मार्केट खत्म कर दो, उसमें कम से कम 1.5 दिन लगेगा। उसके बाद आपके सोशल इशूज़ की चीज़ें रह जाएंगी। एक और बचा हुआ है आपका नीति आयोग, और नीति आयोग और फाइनेंस कमीशन दोनों एक साथ ले लो, वित्त आयोग और नीति आयोग दोनों को एक साथ ले सकते हैं हम लोग। थोड़ा टॉपिक इनको भी समझ लेंगे। कोई फाइनेंस आयोग हमारे लिए हमारी यूपीएससी में तो मतलब सिलेबस में नहीं है, लेकिन यूपीएससी में पूछे जाते हैं क्वेश्चन फाइनेंस से। तो फाइनेंस मिनिस्टर का मैंने बताया था, बजट पास करने में फाइनेंस मिनिस्टर का रोल होता है। तो फाइनेंस कमीशन भी हमारा पार्ट है, सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग को मिला पढ़ाना नहीं है, लेकिन चाहोगे तो वो भी हमारे पास नीति आयोग और फाइनेंस कमीशन 2 पार्ट हमारा बचा हुआ है, इसको इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ सकते हैं। तो जो कल स्टार्ट करना चाहो, बाकी मैं 10-15 मिनट में रिकॉल कर दे रहा हूँ। जो लास्ट रिकॉल कहाँ तक हुआ था बेटा? लास्ट रिकॉल कहाँ तक हुआ था? जब रिकॉल कर रहा था उस दिन एक दिन किया था ना। हाँ कर इराने तो रिकॉल भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे पढ़ लेंगे, आप लोग भी रिकॉल कर लोगे। हम लोगों ने ये देखा था, चलो हाँ हमने देख लिया था बेसिक अबाउट इकोनॉमिक्स, और हमने देख लिया था बैंकिंग, सही है ना। हमने ये चीजें देख लिया था। बैंकिंग में हमने क्या क्या कहाँ तक देखा था मैडम? एसएलआर तक देखा था, लास्ट तक होगा। एसएलआर तक हुआ था, एसडीएफ भी हो गया था, एसएलआर भी हो गया था, सीआरआर भी हो गया था, ठीक है। एक देखो बेटा, इसमें था पीएसएल, ये बचा हुआ था। देखो पीएसएल क्या होता है, कोई बताएगा? चलो छोड़ो मत देखो, कॉपी छोड़ दो। पीएसएल क्या होता है बेटा? पीएसएल क्या होता है? हाँ, स्मॉल फाइनेंस बैंक को लोन डिसाइड करना था कि आप इतने तक का लोन दे सकते 75%। सिर्फ स्मॉल फाइनेंस बैंक को नहीं, सभी बैंक, उसमें मैंने पीएसएल का यूज किया था 75%, ध्यान रखना, और बाकी सब में 40%, वही मैंने बताया था। तो पीएसएल जो होता है बेटा वो होता है आपका प्रायोरिटी सेक्टर लीडिंग, यानी कि आपको देना है ना, कुछ प्रायोरिटी है ना, सेक्टर बनाया गया है, वहीं पे आपको क्या प्रोवाइड करना है, वहीं पे आपको लोन प्रोवाइड करना है। यानी फिक्स है कि आपका काम तो है लोन प्रोवाइड करना, और आप लोन प्रोवाइड करोगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम एक ही इंसान को पकड़ो और सारा पैसा दे दो। इसलिए सरकार ने क्या किया है, कॉमर्शियल बैंक है ना, कॉमर्शियल बैंक को कहा कि अपने जिसको तुमने लोन में बांटना है उसका 40% क्या करोगे, पीएसएल में प्रोवाइड करोगे। जो हमने सेक्टर बता रखे हैं उस सेक्टर पे, एजुकेशनल सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, एमएसएमई सेक्टर हो गया, ठीक है ना, जो छोटे उद्योग करने वाले हैं उनके सेक्टर में ही आप पैसा दोगे।
बाकी जो 60% बचेगा तुम्हारी इच्छा पे है ना, तुम जिसको देना चाहो। ये आपका क्या हो जाएगा, PSL हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक में आते ही क्या हो जाएगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक में आते ही क्या हो जाएगा आपका, इसमें आते ही 75% जो लोन आप बांटोगे वो किस सेक्टर को बांटोगे, तो PSL को बांटोगे। यानी कि सरकार ने जो PSL में जिन सेक्टर को रखा है, जिनको प्रायोरिटी दिया है, जिन सेक्टर को पैसा देना है, उसी को आप 75%, स्मॉल फाइनेंस अपना 75% उनको बांटेगा, 25% किसी को भी बांट सकता है। लेकिन जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनको कहा गया कि अपना 40% पैसा जो लोन में आप बांटोगे वो PSL यानी आपकी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को ही आप पैसा दोगे। बाकी 60% आपको जिसको मर्जी देना है, टाटा को देना है, बिरला को देना है, अंबानी को देना है, आपको मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसमें आपको इस बात का ध्यान देना है कि कुछ परसेंट आपको देना है एग्रीकल्चर को, कुछ परसेंट आपको देना है, वो परसेंटेज भी तय है। जब नोट्स भेजूंगा उसमें परसेंटेज भेजूंगा, ठीक है ना। एग्रीकल्चर को इतना देना है, SC ST को इतना देना है, MSME जो छोटे उद्योग वाले होते हैं, स्मॉल मीडियम है ना, उन सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उनको आपको ये देना है। तो वो सारी चीज़ें सरकार पहले से डिसाइड करके रखती है, उसी को बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ये हो गया था। और कुछ बैंक रेट तो बताते कहते हैं, है ना। फिर हमने देखा था, क्या देखा था, इनकम, है ना। चलो जो भी देखते हैं, नेशनल इनकम तो कंप्लीट हो गया था, GDP, है ना। हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स देखे थे। डायरेक्ट टैक्स में क्या था बेटा, हम डायरेक्ट टैक्स देते हैं किसको, थ्रू गवर्नमेंट, है ना। और इनडायरेक्ट में हम देखते हैं क्या है, मान लो मैं हूँ और ये हमारा गवर्नमेंट है और बीच में कौन बैठा हुआ है, मीडिएटर बैठा हुआ है। यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, मीडिएटर बैठा हुआ है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, टैक्स प्रोवाइड करते हैं। यानी हमने इसको दिया और इसने गवर्नमेंट को दिया। यहाँ पे तुमने क्या देखा, डायरेक्ट टैक्स टू गवर्नमेंट, यानी कि मी हूँ और यहाँ पे कौन है, गवर्नमेंट है। डायरेक्ट मैंने पे कर दिया है किसको, टैक्स। यहाँ पे कहीं रुकावट है टैक्स में, मैं और गवर्नमेंट, बीच में कोई नहीं। मैं और गवर्नमेंट दो बार टैक्स साझा हो रहा है, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं पहुँच रहा है। मैंने भेजा मीडिएटर को, मीडिएटर ने भेजा गवर्नमेंट को। ये मीडिएटर कौन हो सकता है, शॉपकीपर हो सकता है, रेस्टोरेंट वाला हो सकता है, कोई भी हो सकता है। रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया, हमने अपना खाना खाने के साथ अपने सब्सिडी पे किया और अपना मैंने GST पे किया और जो GST को पे कर देगा किसके पास, गवर्नमेंट के पास, वो पे करेगा, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। इसमें हमने देखा था, क्या देखा था, इसमें जो हमारा एग्जाम्पल था क्या था, वो इनकम टैक्स बेस्ट एग्जाम्पल था। इसमें बेस्ट एग्जाम्पल हमारा क्या था, GST बेस्ट एग्जाम्पल था, है ना। तो हमारा इनकम टैक्स और GST। फिर हमने अलग से इनकम टैक्स और GST भी देखा। इनकम टैक्स में हमने क्या देखा था बेटा, इनकम टैक्स में देखा कि पुराना हमें दो ऑप्शन मिलता है, हमें एक मिलता है ओल्ड और एक हमें मिलता है न्यू। ओल्ड में हमने देखा, ओल्ड टैक्स स्लैब क्या था, 0 से 2.5 लाख तक कितना देखा था हमने, 0%। फिर हमने 2.5 लाख से देखा था 5 लाख तक कितना देखा था बेटा, 5%। और 5 लाख से 10 लाख तक हमने देखा था 10%, नहीं 20%। और 10 लाख से एबव है तो 10 लाख से एबव है तो हम 30%। लेकिन हमें न्यू स्लैब में दिया गया 0 से, है ना, 2.5 लाख तक 0%, सॉरी 4 लाख, 4 की रेशियो यहाँ चलेगी। 4 से 8 5%, 8 से 12 10%, 12 से 16 15%, 16 to 20 20%, 20 to 24, है ना, 25%। और हमने देखा कि अगर 24 लाख से आप एबव है तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, 30%। ये बातें हम लोगों ने स्लैब में देख लिया था।
पे हम कैसे करते हैं, इस चीज़ को भी हमने देखा कि पे हम डायरेक्ट नहीं निकालते, पे हम डायरेक्ट नहीं निकालते। हम क्या करते हैं कि हमारा 20 लाख है ना, अगर मान लो हमारा 20 लाख इनकम है तो पहले देखेंगे हम इनकम टैक्स पेयर है कि नहीं है। तो आज के प्रॉस्पेक्टस से हम देखेंगे, आज के पॉइंट ऑफ व्यू से 12 लाख से ऊपर है तो हम इनकम टैक्स पेयर 20 लाख पे है। उस कंडीशन में 20 लाख तो हमारे पास 20 लाख हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अलग अलग तरीके से। 0 से 4 लाख तक 0 रुपया, 4 से 8 लाख तक 4 लाख हुआ 5%, कितना हो गया बेटा 20,000 रुपया। फिर 8 से 12 4 लाख हुआ कितना परसेंट 10%, है ना, तो कितना हो जाएगा 40%, है ना 40%। फिर 12 से 16 लाख तक तो कितना हुआ 4 लाख हमारा बना। 4 लाख किस हिसाब से देना हमको 15 चौके 60, है ना 60,000 रुपया। और 16 से लेकर के 20 तक कितना परसेंट देना है बेटा हमको 20, तो कितना हो जाएगा हमारा 80,000 रुपया हम पे करेंगे। अब हमारा पैसे खत्म हो गया, 20 लाख है, 20 लाख 1 रुपया होता तो 1 रुपये पे हम 25% ब्याज देते। अब इसको हम टोटल जोड़ लेंगे, यही हमारा इनकम टैक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20 लाख, है ना 8 6 14 14 4 18 18 2 20, 2 लाख रुपया हम इनकम टैक्स में पे कर देंगे। बात खत्म। उसी में हमने देखा कि सेस भी है हमारा, ओल्ड सिस्टम से अलग तरीके से निकालेंगे। हाँ वो तो अच्छा होता ही है, होता है ना, वो अच्छा है, ओल्ड वाला आपका हो गया। अब इसमें हमको सेस भी देना होता है। सेस कितना है बेटा 4%, आम आदमी के लिए 4%, नॉर्मल इनकम टैक्स पेयर के लिए 4%, कॉर्पोरेट के लिए अलग काम करता है, कॉर्पोरेट में अलग सिस्टम चलता है, ठीक है ना। तो नॉर्मल लोगों के लिए मैंने बताया कि 4% है। ओल्ड पैटर्न से हमने क्या देखा था, ओल्ड पैटर्न में भी ऐसे निकाल लेना। ओल्ड पैटर्न में क्या है 0 to 2.5 लाख, यानी कि 2.5 लाख से 0 रुपया, 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक, है ना 5%, यानी कि 25 बचे 125, 12,500 रुपया। फिर 5 लाख से 10 लाख तक 20%, यानी 20 बचे 100, 1 लाख रुपया। और फिर हमने देखा कि हमारे पास बच रहा है 10 लाख रुपया, है ना, तो इस 10 लाख पे हम देंगे 30% के साथ, यानी कि 3 लाख, यानी टोटल हो गया हमारा 4,12,500, 4,12,500। कितना रुपया हम इनकम टैक्स पे करेंगे, किस तरीके से ओल्ड पॉलिसी के थ्रू, और न्यू पॉलिसी के थ्रू कितना आएगा 2 लाख। अब कौन सा आप पे करना पसंद करोगे बेटा, न्यू तरीके से मैंने बताया था, लेकिन न्यू तरीके में आपको किसी भी तरीके की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड नहीं मिलेगी। ओल्ड तरीके में आपको जितने भी आप पॉलिसी लेकर रखे हो, तो पॉलिसी लेकर के रखे हो, आपने घर लोन ले रखा है, सब में आपको क्या मिलेगा, छूट मिलेगा। तब आपको समझ में आएगा कि हमारे लिए सबसे बेस्ट कौन सा है, ओल्ड पॉलिसी या न्यू पॉलिसी में हमारा कोई भी फायदा नहीं है। साथ में हमने देखा कि कारपोरेट टैक्स क्या होता है। तो जो कारपोरेट जगत वाले होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, है ना, जो कारपोरेट वाले हैं, तो कारपोरेट में 2 कारपोरेट होंगे, एक तो डोमेस्टिक होंगे जो कि हमारे देश के हैं, दूसरा डोमेस्टिक वाला भी नहीं कि तुम्हारे घर के, ठीक है ना, देश के, और दूसरा क्या हो जाएगा फॉरेन कंपनियां हो जाएंगी। इनको 30% डायरेक्ट टैक्स देना है, इनको 40% डायरेक्ट टैक्स पे करना है। अब इसमें कोई आपको स्लैब व्लैब की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट जितना जो होगा उसी में डायरेक्ट आप 30% निकाल देना, 30% डायरेक्ट आप पे कर देना, है ना। फॉरेन वाले में डायरेक्ट 40% निकाल देना, जितना उनका प्रॉफिट होगा। ये सारे जो टैक्सेस लगते हैं किस पे लगते हैं, प्रॉफिट पे, ना कि आप ये देना ट्रांजेक्शन पे मत लगा देना। पता चलेगा ट्रांजेक्शन पे लगा दिए तो कंपनी बैठ जाएगी, कंपनी के प्रॉफिट पे टैक्स लगाना है। तो यहाँ पे हमें लगाना था तो हम स्लैब का इस्तेमाल कर रहे थे कि 2.5 लाख के लिए अलग, 4 लाख के लिए अलग, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसा स्लैब नहीं है, डायरेक्ट पे करोगे। फिर हमने बात किया था सेस एंड सब चार्जेस का, सेस एंड सरचार्ज मैंने क्या कहा था कि जो भी इनकम टैक्स पेयर हैं, है ना, कारपोरेट में से, ये कारपोरेट के लिए, कारपोरेट के लिए जो भी कारपोरेट, है ना, कि जो भेज रहा है क्या 1 करोड़ से 10 करोड़ से क्या कर रहे हैं, ऊपर पे कर रहे हैं किस चीज़ को, अगर वो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं तो उनको क्या देना पड़ेगा, सरचार्ज देना पड़ेगा, और सेस को देना, और सरचार्ज के ऊपर फिर उनको सेस देना है।
सेस के लिए भी अलग कॉलम बनाया गया था 7%, 12%, है ना, 2% और 5% फॉरेन कंपनियों वालों को। तो ये उनका देना है सेस। लेकिन हमने बोला कि हर इंडियन जो इनकम टैक्स पेयर है, जो इनकम टैक्स देता है, उसको 4% क्या करना पड़ेगा, सेस देना पड़ेगा। बाकी चीजें मैंने एक्सप्लेन में बता रखा था। आपको ये याद रखना है कि कॉर्पोरेट को सरचार्ज भी देना रहता है। सरचार्ज किस पे देना रहेगा, प्रॉफिट पे कि इनकम टैक्स पे, मानेंगे पटक पे। प्रॉफिट पे ऑलरेडी इनकम टैक्स पे कर चुके हो, इनकम टैक्स पे आप सरचार्ज देते हो, और इनकम टैक्स के बाद जब सरचार्ज दे देते हो तो उसमें से सेस पे करते हो, ठीक है ना। इसका मतलब जैसे मैंने बताया एग्जांपल देखो, मैंने नॉर्मल इस पे आ जाता हूँ कि 20 लाख रुपया था, 20 लाख रुपया, 20 लाख रुपया जब इसके पास था तो इसने कितना पे किया, इसने पे किया 4,12,500 रुपया। तो सेस 20 लाख में नहीं पे करेगा, किस पे पे करेगा, इस पे सेस पे करेगा, इसका 4% निकालोगे, ठीक है ना। तो कॉर्पोरेट वाले जो इनकम टैक्स पे करते हैं उसको उनको सरचार्ज पे करना पड़ता है। सरचार्ज कैसे पे करना है, तो सरचार्ज की भी एक अलग रेशियो बना करके उन्होंने रखा है, ठीक है। सरचार्ज उन्होंने देंगे, सरचार्ज देने के बाद उनको सेस देना है 7%, 12%, फॉरेन कंपनी है तो 2%, 5%, उसमें से आप सरचार्ज दोगे। ये चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। और कुछ आगे पढ़ाए थे, हाँ जीएसटी मैंने पढ़ाया था, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब ये क्या होता है भाई, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि जो हम इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, है ना, ये हमारा है इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, सामान हमने खरीदा तो हमको सरकार को क्या देना है, टैक्स। लेकिन बीच में कौन है, शॉपकीपर बैठा है हमारा, है ना, शॉपकीपर बैठा हुआ है, ये है हमारा मीडिएटर। तो हमने अपना टैक्स इसको दिया, इसने अपना टैक्स गवर्नमेंट को दिया, है ना। ये हमारा हो गया जीएसटी, ये हमारा क्या हो गया, जीएसटी। क्यों बनाया गया जीएसटी भाई, क्यों जीएसटी बनाया गया, जरूरत क्या थी, बहुत सारे टैक्सेस थे हमारे देश में, हमारे देश में हजारों टैक्सेस थे ना, क्यों बनाया गया, सिंप्लीफाई करने के लिए। हमारे पास टैक्स सिस्टम इतना ब्रॉड था कि हमको समझ ही में नहीं आ रहा था कि कैसे काम करे। तो हम टैक्स को क्या करना चाह रहे थे, सिंप्लीफाई करना चाह रहे थे, सरलीकरण की, सबको ये चीजें समझ में आए कि एक्चुअली होता क्या है। टैक्स पे टैक्स लग रहा था, है ना, टैक्स ऑन टैक्स, इसको क्या करना था, खत्म करना था कि जो टैक्स पे भी टैक्स लग रहा था, एक टैक्स ले लो भैया, टैक्स पे भी, ऐसे जो हमारे पास टैक्सेस थे कि टैक्स पे भी टैक्स लग रहा था, तो उन्होंने सबको हटा कर कहा चलो एक जीएसटी लेकर के आएंगे। तो ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, टैक्स एंड टैक्स था उसको खत्म कर दिया, तो इसलिए जीएसटी को लाया गया। अब जीएसटी में भी हमारे पास 3 जीएसटी हमने देखा था, कौन सा, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। एक ही स्टेट का सामान हो, एक ही स्टेट का बेचने वाला भी और उसी स्टेट का इंसान खरीदने वाला है ना, कोई दिक्कत है। एक ही स्टेट का आदमी है जो सामान खरीद भी रहा है और बेच भी रहा है, ऐसे कंडीशन में जो हम जीएसटी पे करेंगे तो किसको किसको पे करेंगे, भाई सेंट्रल का तो हक बनता ही है ना। यानी एक ही स्टेट है और वही स्टेट S1 और S1, यहीं पे सामान खरीद बिक्री हुआ है तो इसमें 2 जीएसटी बनेगा, एक बनेगा एसजीएसटी जो किसको जाएगा, स्टेट को जाएगा, और एक बनेगा सीजीएसटी, किसको जाएगा, सेंट्रल को जाएगा। ये बात क्लियर है। आपको जीएसटी 18% ही पे करना है, सरकार अपना बांट लेगी कि हमको कैसे कैसे देना है। आप इस चीज़ के लिए परेशान ना होइएगा कि 18% है तो 18% जीएसटी देना पड़ेगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 18% आपको देना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को। नहीं, ऐसा नहीं है। जो 18% है उसमें 9% आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। किसी सामान पे 5% जीएसटी है तो 2.5% आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, इसलिए आपको प्रॉब्लम होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आईजीएसटी का जो टर्म्स आता है वो इसलिए आता है कि सामान खरीदने वाला यूपी का है, अब बेचने वाला कहाँ का है, दिल्ली का है, कोई भी अदर स्टेट मान लो, अदर स्टेट, अदर स्टेट। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि दिल्ली सरकार कहती है कि हमको सीजीएसटी तो क्लियर है भाई, चाहिए ले, सीजीएसटी तो सेंट्रल ले लिया अपना,
है ना। अब स्टेट जीएसटी का लफड़ा इन दोनों के बीच में बनता है। यूपी कहता है ये स्टेट जीएसटी इसलिए मैं लूंगा क्योंकि मेरे यहाँ का आदमी खरीदा है, और दिल्ली कहेगा ना SGST मैं लूंगा क्योंकि मेरे यहाँ का सामान बिका है। तो सरकार कहती है आप जो ऐसा करो हमको दे दो पैसा, हम डिसाइड करेंगे कि तुम दोनों में कैसे टैक्स देना है। तो वही होता है आपका इंटीग्रेटेड टैक्स। तो क्या करेगा, पहले ही सरकार क्या करेगा, जीएसटी को ले लेगा, उसी को बोलते हैं IGST, और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा किसके में, जिस दोनों स्टेट है ना, इसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड GST IGST। जब ऐसा दो स्टेटों का बीच में अनबन हो जाए जीएसटी को लेकर के, स्टेट जीएसटी को, उस कंडीशन में IGST होता है। ठीक है, यस सर, क्लियर। यस सर। चलो यहाँ तक, यानी कि आपका रिकॉल कहाँ तक हो गया, आपका रिकॉल भी हो गया है। बेसिक अबाउट इकोनॉमिक्स, जिसमें मैंने सेक्टर को भी पढ़ा रखा है। हमने मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग क्लियर कर रखा है। फिजिकल पॉलिसी को अभी मैंने रिकॉल नहीं किया है। फिर मैंने जीएसटी रिकॉल कर दिया, इनकम टैक्स रिकॉल कर दिया है। ठीक है ना। अब जो बचा है फिजिकल पॉलिसी को किसी दिन फिर टाइम मिलेगा, तो अभी टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि कल की जो टॉपिक है वो 1.5 दिन या 2 दिन चलेगा। तो कल हम लोग थोड़ा सा शुरू करेंगे कैपिटल मार्केट। जिसको शेयर मार्केट थोड़ा बहुत सीखना होगा तो आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा लिखा है। सुनो, वो जो किताब है उसको वापस मत करना, ठीक है ना, समझो।